Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, third year MBBS स्टूडेंट। तो ये फिज़िक्स की एक वर्कशीट है जो कि SPSC एकेडमी की है, उमरकोट वाली। और आई गेस ये इनकी फोर्थ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थी जो कि मेरे ख्याल से 2023 में हुई थी। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे या जो आपको यानी कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे वो मैं आपको उनके कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा। बाकी जो इजी होंगे वो मैं आपको बोल दूंगा आप खुद से सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से 55 to 60 MCQs हैं। और अदरवाइज़ अगर सारों को सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ा सा पीछे नॉइस है, इसको आप जो है वो थोड़ा इग्नोर कर लेना काइंडली। इफ अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, अगर ग्राफ हम बनाएं वेलोसिटी एंड टाइम में, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल बिकम्स कर्व्ड, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंड एरिया अंडर द कर्व गिव्स मेजर ऑफ। अच्छा, ये सिंपल सवाल है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एक इसमें आपसे एक चीज़ पूछी गई है कि अगर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, अब कोई भी कर्व है, इसने बताया नहीं कि कौन सा कर्व उठाए। तो अगर इसके कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है वो आपको क्या बता रहा है, और इसके जो है ना किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है, ठीक है, जो किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, आपसे ये पूछा गया है। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, टेन ऑफ थीटा। अच्छा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, अगर इसको मैं कंप्लीट करूँ समहाउ इस ट्राइंगल को, तो यहाँ पर इस साइड ये होगा परपेंडिकुलर, हो गया इस साइड है बेस। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल। यानी कि हमें ये चीज़ पता चल गई कि स्लोप जो है टेन ऑफ थीटा उसके इक्वल है और ये इसके एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया सिंपल आपके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम आपने करना है। तो जब आप वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। ग्राफ हमने ड्रॉ किया वेलोसिटी एंड टाइम के दरमियान, और आपसे पूछा गया है कि स्लोप इसका एंड एरिया अंडर द कर्व ये आपको क्या बताता है। तो स्लोप जो होगा इसका वो आपको बताएगा एक्सीलरेशन के बारे में, एंड जो आपकी एरिया होगी वो एरिया आपको फाइंड करने के लिए अगर एरिया आपको फाइंड करने में मसला हो तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है ग्राफ ऑल कॉन्सेप्ट्स के नाम से, तो वो आप जो है देख सकते हो। उसमें टेन थीटा और ये ग्राफ वगैरह मैंने फाइंड करना सिखाए हुए हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है आपके पास 1 kg का जिसको हमने थ्रो किया है ऊपर, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हाइट कौन सी है, फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। अच्छा, यानी यहाँ पर ये क्या है कि ऑलरेडी किसी हाइट पर है, हाइट कितनी है 20 मीटर। प्रॉब्लम को कंप्लीट में पढ़ दूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। is caught at a height of 15 meter above the surface of earth, what is the kinetic energy of ball when it is caught। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि एक बॉल है 1 kg का, ठीक है, जिसको हमने फेंका है किसके साथ, 20 मीटर पर सेकंड के साथ, किस हाइट से, हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि वो जमीन से 20 मीटर ऊपर है। अच्छा, इज काट एट द हाइट ऑफ 5 मीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो बॉल ऊपर गया ना 20 मीटर के साथ, इसको हमने अर्थ से 5 मीटर पहले जो है वो कैच कर लिया। तो बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। अच्छा, ये जो सवाल है ये इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी पर है, तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं कि वर्क जो है वो इंटरचेंज होता है किसमें, एनर्जी में, और समटाइम्स वर्क जो है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपने फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें आपको वर्क रखना है किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी जो है इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एनर्जी और वर्क को आप जो है वो इक्वल ले सकते हो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। अच्छा, मास हमारे पास कितना है 1, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये इसका स्क्वायर हमें निकालना है, और नीचे इसके 2। तो 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 400, नीचे 2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 20 जूल। अच्छा,
ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हमसे पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी जाती और टोटल एनर्जी पूछी जाती, तो टोटल एनर्जी हम कैसे निकालते? पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी पड़ती। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से हम फाइंड करते? mgh, जो बाद वाली है, क्योंकि हाइट जमीन से कितना ऊपर है? जमीन से 5 मीटर जो है वो ऊपर है। अच्छा, mgh, तो mgh जब हम निकालते तो वो कितनी आती? वो आती हमारी 50। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमारे पास 10 और हाइट हमारे पास 5, तो ये हमारे पास आती 50। तो इसको इसमें ऐड कर देते हम, तो ये 250 बन जाता। तो इसके हिसाब से जो है, लेकिन हमसे ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो फिलहाल आप जो है काइनेटिक एनर्जी की तरफ जो है स्टिक रहो, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 200 बनेगा। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है, अब बॉडी इज मूविंग इन सच अ वे दैट वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। अब सिंपली एक बॉडी जो है इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, या इनका डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री के ऊपर है। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यानी कि अगर डेल्टा वी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, देन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ। अच्छा, deceleration is produced due to use of variable force acting anti-parallel to velocity acceleration produced। तो इसकी सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको इसी की एक्सप्लेनेशन दे दूं, वो ये है कि डेसिलरेशन जो भी आपकी प्रोड्यूस होती है ना, वो कांस्टेंट अपना डेसिलरेशन जो भी प्रोड्यूस होती है वो कांस्टेंट फोर्स के साथ प्रोड्यूस होती है। और जब आपकी डेल्टा वी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे ना, यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज ए यूनिफॉर्म, a body is moving in such a way that the velocity and change in are opposite direction। पहले सबसे पहले तो एक बात देखेंगे, वेलोसिटी बॉडी की अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस पर कोई ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वेलोसिटी की चेंज भी उसी डायरेक्शन में होती है, और एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो इसके इन दोनों के एंटी पैरेलल होने की वजह से इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी तो ये बॉडी क्या होगी? स्लो डाउन होगी, और इसकी ये जो डेल्टा वी है वो चेंज होती जाएगी। अच्छा, डेल्टा वी, अब हमें ये देखना है कि डेल्टा वी के बारे में हमें क्या बता रहा है? इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, अगर डेल्टा वी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अच्छा, इस स्टेटमेंट को समझो, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वो चेंज ना हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपके, मुझे पता नहीं है कि कॉन्सेप्ट किस तरह से है, तो डेल्टा वी जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि सेम है, जितनी पहले थी वो अभी उतनी बाद में, यानी कि डिक्रीज करती जा रही है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़े से मोशन इन वन डायमेंशन वाले, तो अगर उसमें आपको इनमें प्रॉब्लम हो कि एक्सीलरेट किस तरह से होता है, डिसलेरेट किस तरह से होता है, तो लेक्चर्स अपलोड है, वो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी अगर जनरली मैं इसके लिए बताऊँ, तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फोर्स की वजह से डेल्टा वी जो है वो यूनिफॉर्म होगी, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो डेसिलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो कांस्टेंट फोर्स की यूज की वजह से प्रोड्यूस होगी, जो कि एंटी पैरेलल होगा वेलोसिटी के। तो यहाँ पर देखो, ये जो फोर्स मैंने लगाया है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई, ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ स्टार्ट हुई, इट कवर्स 10 मीटर्स ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड। हाउ मच इट डिस्टेंस इट कवर्ड इन द फिफ्थ सेकंड। अब हमें ये बताना है कि फिफ्थ सेकंड में जो है बॉडी कौन से कितने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आपको जो डिस्टेंस है वो गिवन है, किसके लिए? थर्ड सेकंड के लिए। थर्ड सेकंड में आपको डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा जब फिफ्थ सेकंड में बॉडी होगी? लेकिन इसमें जो दो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है वो कौन सी हैं? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट जब भी आ जाए, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसका मतलब क्या होता है? आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है 0। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये होता है। और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन हमारी है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी की एक्सीलरेशन है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये नेक्स्ट सेकंड में होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये है मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। इनके दरमियान में इस और इस यानी कि 2 और 4 के दरमियान में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 2 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर कितनी चेंज हुई? 2
मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितनी चेंज हुई 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो वेलोसिटी को पर सेकंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज करती है इसी को हम नाम देते हैं क्या, जो हमारी एक्सीलरेशन। ठीक, यहाँ पर तो आपको एक्सीलरेशन बताई नहीं गई, तो फिलहाल इसको मैं मार्क कर देता हूँ इस तरह से। अच्छा, थर्ड सेकंड के लिए आपको बताया गया है कि सर थर्ड सेकंड में आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 मीटर्स, और उसमें यानी कि अच्छा डिस्टेंस जो है ना वो 3 सेकंड नहीं बताया गया है, थर्ड सेकंड बताया गया है। तो थर्ड सेकंड में जो आपको फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, एस एनथ वाला फॉर्मूला। एस एनथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए अपॉन 2n-1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस nth सेकंड। जब nth सेकंड गिवन हो या nth सेकंड किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के लिए आपको फाइंड करनी हो डिस्टेंस, तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है मैंने आपको चीज़ बता दी, फॉर्मूला आपके पास आ गया, एक्सेलरेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। अब जो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें आपके पास पूरा डेटा मौजूद है। एस इज इक्वल्स टू, अच्छा u हमारे पास ये फॉर्मूला है u प्लस ए अपॉन 2n n क्या है, नंबर ऑफ सेकंड। अच्छा u हमारे पास क्या है, u ऑलरेडी हमारे पास 0 है। क्यों, क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो ये मैंने इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, a अपॉन 2n-1। अच्छा s हमारे पास क्या है शुरू वाले डिस्टेंस के लिए, थर्ड सेकंड के लिए हमारे पास s जो है वो कितनी है 10। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है a अपॉन 2 और यहाँ पर 2 इंटू 3, ये मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 -1। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 में से गया तो कितना बचेगा ये 5। तो यानी कि ये जो है इस जगह पर ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है। अब देखो ये 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। अच्छा, और दूसरी साइड क्या होगा a इंटू 5। अब देखो 10 इंटू 2 कितना होगा 20, और ये नीचे 5 आकर डिवाइड करेगा इसके साथ, तो ये आपका आएगा आंसर 4। यानी कि इस बॉडी की जो एक्सीलरेशन है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको इसकी जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ये वाली वो मिल गई, वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास ये एक्सीलरेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपसे पूछा गया है, जो सवाल पूछा गया है कि ये बॉडी 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 5th सेकंड के लिए आप निकाल सकते हो, एस 5th लिखोगे, ये आपको फाइंड करना है, और u ऑलरेडी 0 है तो ये बनेगा आपका a अपॉन 2 और ये बनेगा आपका 2n-1। ठीक है। अब एस आपको फाइंड करना है, एक्सीलरेशन कितनी है 4, नीचे 2। अच्छा 2 इंटू, अब n क्या है, n इसके लिए 5th, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 -1। अच्छा, ये 4 इसके साथ डिवाइड करेगा तो ये कितना आएगा 2, 2 5 है 10 -1, तो ये कितना आया, ये आया 9। तो 2 इंटू 9 ये आपका आया 18। ठीक, समझ आ गई बात। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो शुरू में क्या था, शुरू में आपको फाइंड करना था किसी एक बॉडी है, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको बता दूं। एक बॉडी है जो कि थर्ड सेकंड तक 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ये स्टार्ट हुई है रेस्ट से, मूव कर रही है एक्सीलरेशन कांस्टेंट के साथ। तो आप बताओ कि ये 5th सेकंड तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। अब ये वाला जो डेटा मौजूद है, ये वाला, इसकी मदद से आप जो है, और इस फॉर्मूला की मदद से, जो nth वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए अपॉन 2 एंड 2n-1। इस फॉर्मूला की मदद से आपको जो है पूरी डेटा निकाल लेनी है। तो आप जो है इसकी मदद से आप निकाल सकते हो, और मैंने आपको आंसर जो है इसका फाइंड करके दिया, दैट इज दी 18 मीटर। अच्छा, दूसरा आपके पास सवाल क्या है, कार इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको। इन 5 सेकंड इज स्टॉप्ड, कार मूव कर रही है किसके साथ 36 किलोमीटर पर आवर के साथ, 5 सेकंड में स्टॉप हो गई। मास ऑफ कार अगर जो है 400 kg है और मास ऑफ ड्राइवर जो है 80 kg है, हाउ मच रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड बाय ब्रेक शूज।
तो रिटार्डिंग फोर्स बताओगे कितना जो है इस पर लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स कितना लगेगा। रिटार्डिंग फोर्स यानी कि वो फोर्स जो इस बॉडी को डिक्रीज करवाए। अच्छा ये यहां पर देखो डेटा किस तरह से गिवन है। हाँ, ये आपके पास एक कार है, ये आपके पास एक कार है जो कि मूव कर रही है किसके साथ, 36 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब ये इस पर जो है वो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, एफ रिटार्डिंग, ठीक है। अब ये चल चल कर यहाँ से यहाँ तक पहुंची और ये बॉडी यहाँ पर आकर रुक गई। इसको जो है ये रुकने में टाइम लगा, ये टाइम इसको रुकने में लगा है 5 सेकेंड। इसको रुकने में टाइम कितना लगा है, इसको रुकने में टाइम लगा है 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, आपको ये रिटार्डिंग फोर्स बतानी है कि ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ये कितनी है। अच्छा मास गिवन है, कार का मास कितना है, कार का मास देख लो, कार का मास है हमारे पास 400 kg और इसमें अंदर ड्राइवर भी है गाड़ी में, उसका मास कितना है, उसका मास है 80 kg, 80 kg, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ड्राइवर का जो मास है उस पर ए सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन खैर देखते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो, 36 36 को कन्वर्ट करो, 36 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और नीचे क्या आएगा आर, कितने सेकंड्स होंगे 3600, ये 2 जीरो इसमें खत्म, 36 इसमें खत्म, ये कितना आया 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉडी मूव करेगी 10 मीटर पर सेकंड के साथ। और बाद में इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जीरो, बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि शुरू में इसकी वेलोसिटी जो है वो गिवन है, वो कितनी है, वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो अगर इसको देखा जाए यहां से, तो अगर मैं एक्सीलरेशन फाइंड करूं इसकी, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस इनिशियल कितनी है 10, टाइम कितना लगा है 5, तो ये 0 में से 10 गया तो -10, नीचे 5, तो ये आपका आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये इसकी एक्सीलरेशन है। अब आपको रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करना है, रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। अब मास कितना था, कार का मास कितना था, कार का मास है आपका, कार का मास है आपका 400। अच्छा और एक बात, यहां पर ये जो मास होता है, ये जो एक्सीलरेशन होती है पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन होती है, इसको समटाइम्स हम बोलते हैं नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन, या इसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। और ये जो मास है ना, ये किसी एक इंडिविजुअल बॉडी का नहीं है, ये पूरे सिस्टम का मास है। तो यहाँ पर इसने ड्राइवर का मास भी दिया था ना, तो वो भी यहाँ पर हमें रखना है, F इज इक्वल टू ma। अब ये जो मास है इसमें क्या होगा, ये कार का मास भी आएगा m, और ये छोटा मास इसका भी आएगा ड्राइवर का, और ये एक्सीलरेशन, कार का मास कितना है 400, ड्राइवर का मास कितना है 80, और एक्सीलरेशन कितनी है 2। अच्छा ये आपका कितना आया 480, 4 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 480 इंटू 2, ये 0, और ये 2 8 16 6 1, और ये आपका आएगा 960, और ये सामने क्या आएगी माइनस की साइन, ये माइनस की साइन किस लिए है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट लग रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकली ये चीज़ करके भी दिखाई, और उसका जो रीज़न है वो भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा यहाँ पर दूसरा सवाल है कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का डायरेक्शन याद कर लो, इम्पल्स, इम्पल्स, फोर्स, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज एक्सीलरेशन और मोमेंटम, सॉरी, इम्पल्स, फोर्स, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, इन सब का डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन उसी में होगी। फोर्स और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो है सेम होता है,
और इम्पल्स का भी डायरेक्शन जो है वो सेम होता है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का भी इन पांचों का जो डायरेक्शन है वो सेम होता है। इन एन एक्सप्लोजन बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस, देन मार्क करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर है, इन दोनों का जो मोमेंटम है न्यूमेरिकली इक्वल होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट कौन से हैं वो बताने हैं आपको। इन सवालों पर गौर किया करो, यहाँ पर जो इनकरेक्ट करेक्ट लिखा हुआ होता है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बात ठीक है। जो बात ठीक होगी उसको हम ब्लू से टिक कर ले, ब्लू से नहीं टिक हो पाएगा, ये इसको इस कलर से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन में किस तरह से रिलेशन नहीं होता, रिलेशन तो होता है, यानी कि ये बात गलत है, एक इनकरेक्ट मिल गई हमें। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, तो ये बात ठीक है, दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं एक्शन और रिएक्शन। आप में से काफी कम बच्चों को ये बात पता होगी। अगर देखो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, तो ये जो ब्लॉक है इसका वेट कहाँ है, mg डाउनवर्ड, और ये सरफेस के ऊपर किस डायरेक्शन में लग रहा है, mg डाउनवर्ड। लेकिन ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किस पर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आपका आएगा इस ब्लॉक के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर है, ब्लॉक के ऊपर, और रिएक्शन किसके ऊपर है, mg, ये है सरफेस के ऊपर। तो देखो दोनों जो है वो अलग अलग बॉडीज हैं जिन पर जो है ये फोर्स आपका लग रहा है। तो ये जो दोनों यानी कि नो रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, ये बात एक गलत है, ये बात ठीक है। और एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, तो सेम बॉडी वाला ये भी गलत है। तो गलत कौन से हो गए, एक 2 हो गया और दूसरा 4 हो गया, तो 2 एंड 4। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड लाइक ए प्रोजेक्टाइल। एक स्टोन जो है उसको हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट यानी कि थ्रो करना, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकंड। सर्टेन एंगल थीटा, अब कोई एंगल है जैसे कि इसको हमने यहाँ से थ्रो किया, इसकी सर्टेन एंगल है थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, अच्छा distance covered due to vertical component of velocity is equals to 1/4 of distance covered due to horizontal component of velocity। यानी कि जो बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से डिस्टेंस कवर हुआ वो हॉरिजॉन्टल के डिस्टेंस के फोर्स के इक्वल है। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से अगर डिस्टेंस r हो रहा है तो वर्टिकल की वजह से r/4 हो रहा है, ठीक है। हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द स्टोन। तो अब स्टोन की वजह से स्टोन जो है वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सबसे पहले देखोगे इसका पाथ किस तरह से होगा। तो यहाँ से ये आप थ्रो करोगे स्टोन, इस तरह से ये आपने स्टोन थ्रो किया तो ये इस तरह से जाएगा और यहाँ पर आकर ये हिट करेगा, ठीक है। और ये जो कहलाएगा ये है आपकी रेंज, ये क्या है आपकी रेंज, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो दिस इज हाइट, ये सेंटर वाला जो डिस्टेंस है इसको अगर देखा जाए सो इसको हम बोलते हैं मैक्स हाइट या मैक्सिमम हाइट। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूलाज नहीं पता तो काइनेमेटिक्स फॉर्मूलाज की एक वीडियो है मेरी, वो वहां से आप जो है वो देख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 × 10 अपॉन में 2 × 10, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा 100 और ये नीचे इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5, ठीक है। ऊपर आएगा 100 नीचे आएगा 20, तो आपका कितना आएगा 5। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो रेंज आपको हाइट कितनी मिल रही है, आपको जो हाइट मिल रही है वो कितनी मिल रही है 5 मीटर्स। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है वो कितनी है 5 मीटर। अच्छा, ये 5 मीटर जो हाइट है ये रेंज के एग्जैक्ट हाफ के ऊपर है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि r/2 इज इक्वल्स टू h, r/2 इज इक्वल्स टू h। तो हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास है 5, तो रेंज को मैं अगर इक्वल करूं तो ये कितना आएगा 5 × 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 10 मीटर्स। तो ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका, ये इसका आंसर जो है वो आ गया, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर मोशंस, हॉरिजॉन्टल मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन विद आइडेंटिकल टू फ्री फॉल फॉलोज दैट हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहा जाता है और इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं कभी कभी। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल जो है ना वो दो लीनियर मोशन से बनी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में हो रही है, एक वर्टिकल के डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। और ये जो दोनों मोशन है ना, इन दोनों को मिलाकर हमने बताया है कि ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल एक अलग से मोशन नहीं है, कॉम्बिनेशन है किसका, दो मोशंस का, और दोनों जो है वन डायमेंशनल मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल में हो रही है, दूसरी वर्टिकल में हो रही है, लेकिन अब दो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसी की वजह से जो मोशन बन रही है वो टू डायमेंशनल बन रही है। अच्छा, उसमें फर्क क्या है कि ये जो दोनों मोशंस है ना वो एक दूसरे को कभी भी अफेक्ट नहीं करते, दोनों मोशंस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग इज वेल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्किस इफ इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म। अब ये मोशन अगर यूनिफॉर्म है, ये आपको पता है कि जब हॉरिजॉन्टल सर्किल में उसको हम वेल्ड करते हैं तो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंज होगी और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। A stone of mass 1000 ग्राम यानी कि 1 kg is tied to a string of length 100 centimeter. If the breaking tension of the string is 900, then maximum angular velocity the stone can have in the uniform circular motion is। अच्छा, अब आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो आपके पास इक्वल होता है। अच्छा, एक बात समझ लो, आपके पास जो जनरली फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कभी कभी जो है फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, कभी कभी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इस तरह से इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो कितनी 100 और ब्रेकिंग टेंशन जो है वो कितना है 900। हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो इसको मैं आपको ठीक करके यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो टेंशन दे रही है, ठीक है। टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये क्या है फॉर्मूला। अच्छा, और एक बात, वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी गिवन नहीं है, मास गिवन है, और क्या गिवन है, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके अगर लिखूं तो m में सिंपल रखूंगा और वेलोसिटी के लिए फार्मूला एक होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे ये आएगा r, और ये एक आर इस आर में खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूं टेंशन किसके इक्वल है, तो टेंशन इक्वल है आपकी एम आर ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमने लिखा टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको ओमेगा स्क्वायर फाइंड करनी है। टेंशन कितनी है आपके पास, टेंशन है आपके पास 900। मास कितना है, मास है 1 kg। आर कितना है, आर है आपका 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। तो 1 मीटर इस सबको यहाँ पर आकर डिवाइड करोगे तो 1 × 1 कुछ नहीं बचेगा, ये आपका होगा ओमेगा स्क्वायर, ये अंडर रूट इसके साथ, ये अंडर रूट इसके साथ, और ये आपके पास आया ओमेगा, और ये 900 का रूट क्या आएगा 30, 30 × 30 क्या होता है 30 × 30, 30 × 30 900, ये आपका आएगा ओमेगा 30 रेडियन पर सेकेंड। तो आपका ये जो है करेक्ट आंसर है। एंड रोटेटिंग बॉडी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस, डायरेक्शन टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है चेंज होता है, इसकी वजह से जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्लिपिंग ऑफ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टायर 0.2। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है ना वो है आपका, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वेलोसिटी। ये होता है म्यू आर जी के इक्वल, म्यू आर जी के इक्वल। अगर इससे वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो बॉडी की यानी कि जो कार है वो स्किड कर जाएगी। ये जैसे कि अगर सर्कुलर स्पीड से जा रही है तो अगर इस वेलोसिटी से बॉडी इंक्रीज कर जाएगी ना, इसकी वेलोसिटी अगर, तो ये बाहर चली जाएगी यानी कि स्किड कर जाएगी। जिस तरह से आपने रेसिंग कार्स में देखा होगा कि सर्किल में जब बॉडी या कार घूमती है तो वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं घूम पाती, वो आगे चली जाती है या स्किड कर जाती है, स्लिप हो जाती है। तो इसकी वजह से इसको हम लिमिटिंग वेलोसिटी या स्किडिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं। म्यू कितना है, म्यू है हमारे पास 0.2। आर रेडियस कितना है रेडियस हमारे पास है 100। ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी है 10,
तो ये एक जीरो से ये हो गया 2, और ये 10 इंटू 10 कितना होगा, 10 इंटू 10 कितना, इसको समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि इसमें जो है ना कैलकुलेटर में यूज नहीं कर रहा, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको भी जो है वो काम आएगा। अब देखो यहाँ पर ये अंडर रूट में क्या है, एक तो है 0.2, उसके साथ साथ है 10, और उसके साथ साथ है 100। या 100 तो सीधा सीधा बाहर आएगा 10, ये तो आपको पता है 100 का अंडर रूट कितना है 10। अब देखो ये जीरो मैंने खत्म किया, तो यहाँ पर ये क्या आया, 2 हो गया, क्योंकि ये 0.2 है, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स राइट, तो ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू 10, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, 1.41, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे 1.41, 1.41, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 के साथ, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन ये पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो ये आपके पास क्या आया 14.1, तो ये यहाँ पर देखो तो 14 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। फोर्टीन जो है वो हमारे पास वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, सॉरी अपना टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट मोशन। अब ये सिंपल है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये आप खुद से जो है देख सकते हो, ये आपको पता होंगी वैसे भी चीजें। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टाइम पीरियड बताओ। अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम है ए मैक्स और वी मैक्स दोनों बराबर है न्यूमेरिकली, तो टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सीलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर नहीं होता मेरे ख्याल से, हाँ एक्सीलरेशन का होता है हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास होता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है आर ओमेगा, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आर ओमेगा, तो ये आर ओमेगा इसमें खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा किसके इक्वल होती है, ओमेगा होती है हमारे पास 2 पाई अपॉन टी के इक्वल, 2 पाई अपॉन टी के इक्वल। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, टाइम पीरियड को उधर लेकर जाओगे तो टाइम पीरियड किसके इक्वल मिलेगा 2 पाई के। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6.28, 6.28 सेकंड विल बी दी करेक्ट आंसर। अगर किसी को जल्दी लग रही हो या किसी को लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, तो वो अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इंप्रूव करे, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको भी इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस जो है वो कैलकुलेशन की वो जो है अच्छी होनी चाहिए। इफ स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब कौन सी इनकरेक्ट है, पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं तो बात ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये बात तो गलत है, पार्टिकल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं करती, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अच्छा पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होता। अब देखो अगर इस तरह से वाइब्रेशन हो रही है तो ये इस एम्पलीट्यूड पे है, तो ये इस एम्पलीट्यूड पे, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ये वाली बातें नज़रअंदाज नहीं करनी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और जिसमें डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड फोर्थ नोड इज 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी अगर 100 हो तो फ्रीक्वेंसी बताओ। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू एन वी अपॉन 2 एल। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, एन जो है नंबर ऑफ लूप्स के लिए, वी वेलोसिटी के लिए, और एल जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर 4 लूप्स, अब आपको देखना है कि कितने लूप्स में वाइब्रेशन हो रही है। तो यहाँ पर देखो आपको गिवन है कि 4 पहले और चौथे नोड में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने नोड्स लूप्स बनाए, एक ये 2 और ये 3। अब नोड्स बनाए, ये एक नोड, ये दूसरा नोड ये तीसरा नोड और ये चौथा नोड। तो यहाँ पर यानी कि नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, नंबर ऑफ लूप्स हैं 3, और इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम एल के साथ जाहिर करते हैं। वेलोसिटी हमको पता है और हमें फाइंड करना है। अच्छा लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगी 0.1। फॉर्मूला रखो, F इज इक्वल टू एन वी अपॉन 2L। एन वी कितनी है, नंबर ऑफ
जो है लूप्स कितने हैं 3, वेलोसिटी 100 और 2 इंटू लेंथ कितनी है 0.1, ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह से करेंगे, ये आपका जो 3/2 ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5 और ये जो 0.1 है ना ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1000। ये जीरो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देगा और ये बाकी आएगा आपका 1500 हर्ट्ज, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो और आपको लग रहा है कि मैंने गलत गलत किया है तो, क्योंकि मैथमेटिकली मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करके जल्दी जल्दी मैं करता जाता हूँ। आपको भी मोस्ट ऑफ दी बच्चों को आ रही होंगी, लेकिन जिनको मसला हो रहा है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है। न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन इन रेयर फ्रिक्शन आर एडियाबेटिक। अच्छा, न्यूटन ने जो सपोज किया था ना वो एडियाबेटिक को सपोज नहीं किया था, न्यूटन ने सपोज किया था आइसोथर्मल प्रोसेस को। लेप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दी, अच्छा कंप्रेशन ऑफ रेयर फ्रिक्शन जो है लेप्लास ने करेक्ट किया था, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर, तो ये बात भी ठीक है, ये दोनों बातें ठीक है। पहली बात जो है न्यूटन वाली ये गलत है और हमें भी जो है वो गलत ही बतानी है, तो गलत ही सवाल करेंगे ये तो हमारा सही बनेगा, ठीक है। वैसे आप सही करोगे तभी आपका सही बनेगा। अच्छा, two sound waves having frequencies of 462, 464 superimpose with each other traveling in the same direction, superposition of these waves will produce। अब ये इंटेंसिटी पर है, इसको जब आप सॉल्व करोगे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी 2 टाइम्स और मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो भी 2 टाइम्स। सिंपल है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है। अच्छा, a car horn is a frequency of 400 Hz. The car is moving away from the intersection at the 20 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द वुमन स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन कुड बी। अब वेलोसिटी जो है आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है कि जो है फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी, तो इसके लिए मैंने जनरली आपको फार्मूलाज वगैरह बताए हुए हैं। इसका एक मैंने जनरल फार्मूला आपको बताया हुआ है। एसकेएन की जो वर्कशीट्स मैंने करवाई थी, एसकेएन और किप्स की वर्कशीट्स दोनों वेव्स वाली, उसमें ये जो साउंड वाले क्वेश्चन जो मैं बीच बीच में स्किप कर रहा हूँ वो मैंने डिटेल्ड करवाए हुए हैं उसमें, इसी वजह से मैं आपको जो है ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। तो किसी में अगर किसी को अगर वेव्स या एसएचएम में इसमें मसला हो तो वो जो है वहाँ से देख सकता है डॉपलर इफेक्ट का। A body is moving with 100 joule kinetic energy. A constant force of 20 joule work on it. Change in kinetic energy is। अच्छा, अब आपको बतानी है कि अगर एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है किसके साथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 जूल। अगर उसको कांस्टेंट फोर्स हम लगाएं जो कि वर्क करता है कितना 20 जूल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो शुरू शुरू में जो मैंने आपको बताया था ना, वर्क इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर ये जो वर्क होगा वो 20 जूल ये किसके इक्वल मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी के। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें लगेगा। वर्क और काइनेटिक एनर्जी को कभी कभी हम इक्विवेलेंट लेते हैं, और वर्क और एनर्जी के थ्योरम के हिसाब से अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर 20 जूल वर्क किया, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी चेंज इन एनर्जी जो होगी वो भी 20 जूल ही होगी। या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ ली तो वो भी 20 जूल ही होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ लो तो वो भी 20 जूल ही होगी, ठीक है। कोई एक पूछेगा, सारी एक साथ नहीं पूछेगा, वैसे तो 20 से बढ़ जाएंगी फिर। अ कांस्टेंट फोर्स acts on a body and body covers some displacement, then work done by the applied force can be calculated by। अच्छा, फोर्स किस तरह से या वर्क किस तरह से कैलकुलेटेड हो सकता है, मल्टीप्लाइंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विद द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से आप मल्टीप्लाई करें, या कंपोनेंट ऑफ फोर्स को जो है हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ। अब देखो नॉर्मली आपके पास क्या होता है, नॉर्मली आपके पास जिस तरह से अगर एक बॉडी है इस तरह से, इसको मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ये कोई एंगल बना रहा है किसके साथ, सरफेस के साथ। अब ये बॉडी कौन से डायरेक्शन में जाएगी, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जाएगी, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी s। तो मैं क्या करूंगा, f का कंपोनेंट लूंगा इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो ये मैंने बनाया f cos थीटा d। और अगर मैं बॉडी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मैं ठीक करके बना लूं, यानी कि किसी तरीके से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स हमने सपोज करो इस डायरेक्शन में लगाया है। समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहां पर देखो ये जो डिस्टेंस है ना इसका कंपोनेंट लोगे तो s cos थीटा, और ये f s
cos थीटा या d cos थीटा, बात एक ही है। तो समटाइम्स फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग द फोर्स आप लोगे तो जो है आपको वर्क मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे, प्रेशर, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो भाई ये बात लिखी हुई है ना, जो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा v इज इक्वल टू 3RT अपॉन m, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी सेम रहेगी और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। वेलोसिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द थर्मोडायनेमिक, अच्छा पाथ फॉलोड पर कौन सी चीजें डिपेंड नहीं करती, तो जो स्टेट फंक्शन होगी वो डिपेंड नहीं करेंगी, और हमारे पास जो स्टेट फंक्शन होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो होते हैं स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, हीट और वर्क होते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपकी जो हीट सप्लाइड होती है वो जीरो होती है, सप्लाइड क्या, हीट रिलीज, सप्लाइड, इंटरनल, सॉरी अपना टोटल, ये सारी जीरो होती है, चेंज जीरो होती है अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो। अच्छा, a heat engine performs 200 joules of work in each cycle, has efficiency of 20% for each cycle of operation, how much heat is expelled। अब हीट कितनी एक्सपेल हो रही है वो आपको पता नहीं है, Q1 होती है, Q2 होती है, ये हॉट बॉडी की होती है और ये कोल्ड बॉडी की होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होता है, एफिशिएंसी का रखोगे फॉर्मूले के साथ लगाओगे, आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.001, अ 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल मिलेगी, नेगेटिव डेल्टा V अपॉन x के साथ। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल हमारे पास 9 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो ये आपका बन जाएगा 9000, ये इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये बनेगा 10 पावर प्लस थ्री को ओपन करके लिखोगे तो ये 9000 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको करके देखोगे आराम से हो जाएगा। Which one of the following is not property of electric field lines? फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो फील्ड के लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, तो अगर एक दूसरे की जगह पर इंटरसेक्ट कर लिया तो हमें इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पर भी मिल जाएगा और इस डायरेक्शन में, और चार्ज का या फील्ड का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर या एक ही वक्त पर दो जगहों पर नहीं हो सकता, ठीक है, एक ही टाइम पर दो जगहों पर इसका डायरेक्शन नहीं होगा, किसी एक ही पॉइंट पर जो है इसका डायरेक्शन होगा। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट, अच्छा डिपेंड्स अपॉन, तो ये चार्ज पर डिपेंड करता है, और ये गाज ला है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, ये वाला फॉर्मूला। नेगेटिव स्पेस रेट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V अपॉन x। स्फीयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, रेडियस कितना है, तो ये KQ अपॉन R के ऊपर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा। सिंपल सवाल आ रहे हैं इसी वजह से मैं आपको, अच्छा प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस, अब ये पता नहीं किस तरह से सवाल बनाने वाले ने बनाया है, सो इंक्रीजिंग, ये मेरे हिसाब से तो, अच्छा कैपेसिटेंस जनरली मैं आपको बता दूं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एरिया को बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस को कम करोगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ठीक है। अब इसने पूछा है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकल भाई हम इंजीनियर तो नहीं है, इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा पता होगा, ठीक है, बाकी आई डोंट नो कि इसका जो है क्या ऑप्शन है, किस तरह से बनेगा, अगर आपको पता है तो इसकी जो है एक्सप्लेनेशन खुद से देख लेना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट थ्रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब ये तो सिंपल है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तभी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तभी तो पोटेंशियल और करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही तो बात है, यही तो ओम्स लॉ ने बताई थी आपको चीज़। अगर ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो इस वजह से क्योंकि टेस्ट बड़ी है और पहले ही ज़्यादा टाइम ले लिया है हमने। 1 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, अब इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बताना है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास बिल साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एंगल ऑलरेडी इसने बताया हुआ है कि 90 है, एंगल 90 है, तो 90 का वैल्यू क्या होता है, 90 का वैल्यू होता है मैक्सिमम, बिल लगाओ, बिल 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 मतलब दिल नहीं, बिल, ठीक है, बिल बी का क्या है अपना 1 टेस्ला, करंट कितना है, करंट है 5, और लेंथ कितनी है वायर की या कंडक्टर की, लेंथ भी मेरे ख्याल से 1 ही है इसकी, हाँ लेंथ भी 1 ही, तो ये आपके पास आया 5 न्यूटन। देखो बस ये फॉर्मूला याद करो ना, बिल, करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं बिल साइन थीटा। याद करने का तरीका है भाई, सबको सब जो है अपने हिसाब से याद करते हैं, हम भी अपने हिसाब से याद करते हैं।
फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इंडिपेंडेंट, अब ये तीनों पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी, करंट पर भी, मैग्नेटिक पर, वेट, तो वेट पर कहाँ डिपेंड करेगा, इस पर कहाँ डिपेंड करेगा, बी आई एल, ये तीनों, बी सॉरी ये आपके पास बी और ये आई और ये एल, ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे ने क्या कहा भाई, एन फाई अपॉन एन फाई डेल्टा फाई अपॉन टी। नंबर ऑफ कॉइल्स इस पर भी डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस पर भी कर रहा है, और ये फ्लक्स लिंकेज एन फाई जो है इसको फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, इस पर भी कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज, a conductor 1 meter long moves right angle to magnetic field density velocity 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा सवाल मैं जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ, इसी वजह से आपको खुद से पढ़ो सवाल अच्छे से, फिर आराम से करो। जो भी मैं पीडीएफ करवाता हूँ ना, सबसे पहले आपको मैं बोलता हूँ कि उस पीडीएफ को खुद सॉल्व करो, उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो फिर जो है वीडियो सोल्यूशन देखो। और वीडियो सोल्यूशन नॉर्मली आपको मिलते नहीं है, लेकिन इस चैनल पर आपको ऑलमोस्ट काफ़ी जो है वर्कशीट्स मैंने सॉल्व करवाई हुई हैं जो आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रोजेक्टाइल पर बनाऊंगा, और बायो और केमिस्ट्री की वीडियोस भी जो है अपलोड हो रही हैं, और साथ साथ में जो है इनहेरिटेंस का जो है वाइट बोर्ड पर एक लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको समझ आए। वी बी एल साइन ऑफ थीटा, वी ये जो है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है। अब साइन थीटा भी मेरे ख्याल से इसमें नहीं लगेगा क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल यानी कि साइन 90 मैक्सिमम। तो वीबीएल लगाओ, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 10, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 1, और लेंथ कितनी है, लेंथ 1, तो ये आपका आया 10। सिंपल है सवाल, देखो सवाल कितने आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स इज ट्रू। अच्छा ट्रांसफार्मर्स की जो ट्रू स्टेटमेंट है ना वो ये है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में कॉइल थिनर होती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होंगे। अच्छा सेकेंडरी में अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो सेकेंडरी में अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर देखो अगर वोल्टेज में सेकेंडरी में ज़्यादा है तो करंट इसमें कम होगा। करंट क्या होता है, कम होता है, करंट कम होगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी। देखो ना एक बात समझने वाली है कि इसमें आपका जो है वो करंट कम होता है किसमें, सेकेंडरी में। तो अगर कॉइल थिक होगी तो इसकी रेजिस्टेंस, कॉइल थिक होगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो ये इसकी यानी कि बैलेंस नहीं बैठेगा। लेकिन अगर कॉइल थिन होगी तो कॉइल थिन होने की वजह से अगर ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो ये इंक्रीज कर रही है, तो ओवरऑल ये वैल्यू जो है वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, बाकी मेरे ख्याल से ये आपके बुक के अंदर जो है गिवन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ना शेल से, वैसे ही अगर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अच्छा कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि स्कैटर्ड फोटोन जो आपका होता है, जो फोटोन स्कैटर्ड हो गया उसकी लेमडा बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो करंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज्यादा आएंगे उतना फोटो करंट जो है वो ज्यादा बनेगा। अच्छा ये किस पे है, ये अपना कॉम्पटन पे। इसमें मेरे ख्याल से इसमें एंगल जो है वो मिसिंग है, तो इसको जो है वो हम छोड़ देते हैं। अच्छा रदर इन द लाइट ऑफ रदर फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम्स इमिट्स लाइट, लाइट इमिट करता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस आर एक्सेलरेटेड। इसने जो ब्लंडर मारा था ना वो यही था कि एक्सेलरेटेड मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहेगा, एनर्जी इमिट करता रहेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम तबाह हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरे यूनिवर्स को तबाह होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि ये इसने जो थ्योरी बताई थी वो गलत है। आपने इस पर मीम्स भी देखे होंगे कि जब मैं सारी रात रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ूं, ले सुबह को मुझे पता चले कि ये जो है दूसरे साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरह से वो जो है वो उस तरह से क्वेश्चन आप देखते रहते हो। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, इस पर होगा ये सवाल, कैलकुलेट करके सॉल्व करो। द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। अच्छा डिके रेट, तो डेल्टा एन अपॉन एन, सो डेल्टा एन अपॉन टी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एन नॉट के साथ। तो ओरिजिनल एटम्स के साथ इन तीनों में से किसी के साथ भी प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये नन ही होगा। डिप्लीशन रीजन में क्या होता है कि आपके पास डिप्लीशन रीजन ये सेंटर में होता है
एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस होती है। तो नेगेटिव के पास में कौन सी चार्जेस होंगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साइड में कौन सी चार्जेस होंगी? नेगेटिव। तो यही पूछा गया है कि भाई डिप्लीशन रीजन में नेगेटिव चार्ज के डिप्लीशन रीजन नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है किसकी साइड? तो अच्छा, जहां पर पॉजिटिव होती है इसको पी साइड बोलते हैं, जहां पर नेगेटिव होती है इसको एन साइड बोलते हैं। जो पी साइड होगी ना उसकी साइड डेवलप होगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट है। एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल रेडिकल्स ग्रुप मेकर। अच्छा, ये कार्बन 14 है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको गिवन है। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये गिवन है कि इसको कभी कभी क्या होता है कि आइसोटोप्स की मदद से हम जो चीज़ों को सेपरेट करते हैं और उसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है हम मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है अपना क्या बोलते हैं इसको, चीज़ें अलग अलग होकर मिल जाती है। यूवी कैन प्रोड्यूस टैनिंग ऑफ स्किन, सनबर्न, डैमेज स्किन सेल्स, आल। तो ये आल हो सकता है, नहीं बल्कि ऑल ही होगा। और ये बायो का भी क्वेश्चन है और फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन है। फिजिक्स में कौन से चैप्टर में? ये न्यूक्लियर का जो पंजाब का टेक्स्ट बुक है ना, उसमें ये लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इस सवाल में मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा सवाल तो इनकरेक्ट के बारे में। इनकरेक्ट बताओ। 2 डायोड्स सेंटर टैप, बिल्कुल ठीक। 1 डायोड हाफ वेव, ठीक। फुल वेव रेक्टिफायर सप्लाइज करंट इन बोथ, तो ये भी ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों जो है साइकिल्स के लिए करंट जाता है। अच्छा, करंट पल्सेटिंग ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर, पल्सेटिंग नहीं होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसमें ये नहीं बनेगा। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो यही गलत है। 1 बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दी सम हाइट, एक बुलेट को हमने ड्रॉप किया इस तरह से नीचे, दूसरी को हमने फायर किया इस तरह से। दोनों के लिए टाइम सेम लगेगा। बुक के अंदर डायग्राम भी गिवन है, टी इसके लिए और ये T1 और T2, ये T1 और T2 दोनों सेम रहेंगे। हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली विद डिफरेंट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी सिर्फ फर्क ये है कि V1 जो है और V2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ V1 और V2 इक्वल नहीं होंगी, बाकी जो इनका टाइम है T1 इज इक्वल टू T2, ये दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी SPSC की GT 4th, जिसमें हमने फिजिक्स का पोर्शन किया। मजीद जो है SPSC की वर्कशीट्स में अपलोड करूँगा, सो आप फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करें। और वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड इशू है साउंड का, तो मजीद वीडियो में नहीं होगा ये। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।